हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नेशनल इनकम के मेथड्स में से आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर ईयर में इंकर्ड किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें नेशनल इनकम पता लग सके। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है, जितने भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो हम उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेशनल इनकम कितनी थी। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंडिचर्स काउंट करने से इनकम कैसे पता लग सकती है। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपेंसेस दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। सपोज ए और बी दो पर्सन्स हैं। ए ने 100 रुपीज़ की चॉकलेट्स परचेज की, सो ए के लिए ये 100 रुपीज़ क्या है, एक्सपेंसेस हैं। लेकिन यही 100 रुपीज़ उसने ए को दिए हैं चॉकलेट्स परचेज करने के लिए, तो बी के लिए ये 100 रुपीज़ क्या है, इनकम है। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो उसकी क्या बन जाएगी, इनकम। सो इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल तो है ही, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए जो कि अर्न करते हैं 1000 रुपीज़, इन 1000 रुपीज़ में से वो 100 रुपीज़ सेव कर लेते हैं। सेविंग्स करने के बाद उनके पास बच जाते हैं 900। इन 900 में से वो अपनी 300 की क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके पास कितनी अमाउंट बच जाती है, 600। 600 में से वो पूरे के पूरे अब 600 कंज्यूम कर लेते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। अब इसमें इस एग्जांपल में हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि अगर 1000 में से उन्होंने 100 रुपीज़ सेव कर लिए तो ये 100 रुपीज़ लीकेज है, सर्कुलर फ्लो में ये काउंट नहीं हो सकते क्योंकि 100 रुपीज़ उसने बचा लिए। सो ये 100 रुपीज़ इकोनॉमी में से आउट हो चुके। नेक्स्ट हमारे पास आता है 900 में से उसने 300 क्या कर लिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाएगी तो किसी ना किसी की इनकम तो बन जाएगी। सो इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट काउंट होती है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम कंजम्पशन करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी काउंट होती है। सो इट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो कंजम्पशन, दूसरी इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंडिचर्स इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे एक पर्टिकुलर ईयर में ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम एड अप कर देंगे ताकि हमें इनकम पता चल जाए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट होंगी। जैसे वैल्यू एडेड मेथड में था वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। According to this method, the national income is calculated by adding up the expenditures incurred on the purchase of final goods and services by the normal resident of an economy in an accounting period. अब इस मीनिंग से हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमने किए हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी खर्चे हमने किए हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा। रेजिडेंट कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट।
और एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड भी होना चाहिए। सो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं, एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड करते हैं, उनको हम काउंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम। अब जैसे हमने वैल्यू एडिड मेथड में कहा था कि वैल्यू एडिड मेथड में हमें जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना होता है, नेशनल इनकम में एनडीपी एट एफसी। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जीडीपी एट एमपी। इट मीन्स हम ऐसे इनकम कैलकुलेट करेंगे जो कि ग्रोस हो, मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुई है, ऐसे इनकम जो कि डोमेस्टिक लेवल पर ही की गई है, डोमेस्टिक इनकम। मार्केट प्राइस, इट मीन्स हमें फाइनल गुड्स का मार्केट प्राइस चूज करना है, फैक्टर कॉस्ट नहीं, ऐसा प्राइस जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर चुके हैं। सो वैल्यू एडिड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें सेम वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं, जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स। सो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके हमारा फॉर्मूला तैयार करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड्स का। एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है, फाइनल मींस जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, और वो एक्सपेंडिचर किस नेचर के होने चाहिए, कंजम्पशन के। सो फर्स्ट कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए सेपरेट हेडिंग हमारे पास दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ही इंक्लूड करने हैं जो कि फाइनल हैं, इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। सेकंड हमारे पास है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। इसका सेकंड नेम हमें प्रैक्टिकल्स में क्या दिया जा सकता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और डोमेस्टिक का मतलब आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी जो उसके बीच में एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक बाउंड्रीज में इंकर्ड की गई है। और ग्रोस का मतलब है जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं की गई है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। सो ऐसे इन्वेस्टमेंट लेनी है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे होनी चाहिए, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। लास्ट में हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो जो हमने प्रोडक्ट फॉरेन में सेल किए हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने फॉरेन से इंपोर्ट किए हैं, फॉरेन से मंगवाए हैं। सो इन कंपोनेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनके सब कंपोनेंट्स भी रीड कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई भी कंफ्यूजन ना आए। सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्स्ट सब कंपोनेंट आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मींस कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को दो बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर प्राइवेट है तो सेकंड पब्लिक होगा, मींस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में हमें क्या इंक्लूड करना है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर करता है और चाहे वो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ही इंक्लूड किया गया है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गुड्स परचेज करती हैं वो उनके फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं बनी होती, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, वो उनको यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। अब क्योंकि हमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं चाहिए, इसीलिए हमें नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करनी पड़ेंगी क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो गुड्स हैं, जो कंजम्पशंस हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइनल कंजम्पशन नहीं कहलाती, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस होती हैं। वो गुड्स परचेज ही इसीलिए करते हैं ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकें और उनको रीसेल कर सकें। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंडिविजुअल्स की कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन या फिर नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की कंजम्पशंस को हम इंक्लूड करेंगे। किस प्रोडक्ट पे वो कंजम्पशन कर सकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो ड्यूरेबल हो यानी लॉन्ग पीरियड के गुड्स हो,
जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवीज, मोबाइल्स एट्सेट्रा, चाहे वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हों, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, और चाहे वो सर्विसेज हों। अगर इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन गुड्स पे अपने एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड कर रहे हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर्स करेगी वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट रोड्स, ब्रिज वगैरह डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करती है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। कंजम्पशन के लिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हेडिंग थी, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अलग से हेडिंग प्रिपेयर करनी होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसमें क्या होता है, इसको भी हम सब दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेज ऑफ दोज गुड्स which are further useful by the business organizations in the production process। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जिसको वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन परचेज करते हैं जिसके थ्रू वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके किए हुए एक्सपेंडिचर्स को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो उनकी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स नहीं कहलाते। फर्स्ट इसमें आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्लूड करना है, डोमेस्टिक होनी चाहिए और विद डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसमें हम किसकी एग्जांपल देंगे, मशीन्स की, क्योंकि मशीन्स जो है वो फिक्स्ड नेचर की एसेट्स होती हैं। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी मशीन्स पे इन्वेस्टमेंट करता है, मशीन परचेज करता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में आपको अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम उसको ही यूज करेंगे, इनके सब एलिमेंट्स का कोई यूज नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही सेकंड सब पार्ट हमारे पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, अब ऐसे ही ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक भी परचेज करती है फर्दर रीसेल करने के लिए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, वो रेडीमेड गुड्स परचेज करती है और उनको रीसेल करती है, सो उनके लिए हमें ये भी इंक्लूड करना होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लास्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स आपको पहले ही डिफाइन कर दिया गया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो भी प्रोडक्ट हम फॉरेन में सेल करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो भी प्रोडक्ट हमने फॉरेन से मंगवाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करके हम अपने सारे जो कंफ्यूजन्स है वो दूर करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, फ्रॉम फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इनकम मेथड ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इनकम मेथड के थ्रू यही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर्स शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कन्वर्जन रूल्स को एक बार दोबारा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैल्यू एडिड मेथड में भी एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। सो यहां पर हम अपना कन्वर्जन रूल देख लेते हैं। कन्वर्जन रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं आएगा, इनडायरेक्ट वे में आएगा। इनकम मेथड के थ्रू आपको कुछ और कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, GNP एट FC, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या आता है, GDP एट MP। सो कन्वर्जन करनी पड़ेगी और कन्वर्जन रूल भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फर्स्ट कन्वर्जन रूल क्या आता है, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का। सो यहां पर हम लिख देते हैं नेशनल इनकम और यहां पर हम मेंशन कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम। रूल सिंपल है, अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, मतलब अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या प्लस या माइनस करना होगा। तो सिंपल है, हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं, मतलब छोटे लेवल पर जा रहे हैं, तो इस इट मीन्स हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जो भी अर्निंग्स हमने फॉरेन से की है उसको माइनस कर देंगे तो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सेम रूल, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमने माइनस किया था उसको क्या कर देंगे, प्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। सो अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो प्लस। सेकंड कन्वर्जन रूल हमारे पास आता है ग्रॉस इनकम और नेट इनकम पर। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से अगर हमें नेट इनकम पर जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन हमें क्या कर देनी है, प्लस। लास्ट रूल हमारा होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। इसमें सिंपल है, इस साइड हम लिख देते हैं मार्केट प्राइस और इस साइड फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आते हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज माइनस कर दें तो वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हमें जाना है तो वही हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, प्लस। सो ये 3 रूल्स हैं जो आपको अच्छे से माइंड में सेव कर लेने हैं। सो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं आइटम्स और यहाँ पर हमें दी हुई हैं अमाउंट्स। फर्स्ट हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अमाउंट है 500। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट मींस हमें यहाँ पर कन्वर्जन रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ग्रॉस चाहिए। सो कन्वर्जन रूल ये रहा हमारे पास। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें दी हुई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। सो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, साइन आपको क्या दिया हुआ है, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए ये वाला साइन है और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए ये वाला साइन है। सो अगर हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। सो क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन गिवन होनी चाहिए। ये हमारे पास है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, और उसकी अमाउंट कितनी गिवन है, 100। सो 500 प्लस 100
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो फर्स्ट हमें कंपोनेंट मिल चुका है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 500 हमारी नॉर्मल अमाउंट थी नेट, और इसमें 100 हमने ऐड किया डेप्रिसिएशन का। ऐसे नेक्स्ट आइटम हमें क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि इनकम मेथड में यूज होती है। डेप्रिसिएशन हम यूज कर चुके हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2600। सो इन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं तो हमारी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट हो जाएगी। सो 2600 प्लस 1100। अब लास्ट हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स। रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब किसके लिए है, इनकम मेथड के लिए। नेट एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है -100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3700, देन 600 माइनस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 4200 जीडीपी एट एमपी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीएनपी एट एफसी। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम अपने कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करेंगे। कन्वर्जन रूल्स अप्लाई करते हुए हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है ग्रोस और यहाँ पर भी है ग्रोस, इसका मतलब कोई कन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है नेट और यहाँ पर है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी है। सो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पर हमें गिवन है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, सो ये हमारे पास मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। सो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो फर्स्ट वैल्यू जो कि अभी हमने कैलकुलेट की थी 4200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50। नेक्स्ट हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और वो भी हमें गिवन है लास्ट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250। तो इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 13900। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए।